हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कराया था EMRS 2025 एग्ज़ाम के लिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द हो जाएगा। तो जो भी आपके 5 से 6 दिन रहते हैं उसमें डेली मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगी टीचिंग एप्टीट्यूड के, ताकि आप और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। ओके, तो आज हम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, जो कि TGT और PGT में EMRS के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे। तो 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपके लिए NEP 2020 के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस सीरीज जो है डेली बेसिस पर लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इसके लिए। और मैं लाइव क्लास नहीं लूँगी क्योंकि फिर उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा कमेंट्स रीड करने में। तो फटाफट से आप लोग ये ऐसे इस तरीके से जॉइन क्वेश्चंस को बना लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास भी इतना टाइम है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड देन साइट्स एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए टीचर पहले नियम बता देता है, रूल बता देता है, सिद्धांतों को बता देता है और फिर एग्जाम्पल के थ्रू चलता है। तो जितने भी टीचिंग मेथड्स मैंने आपको कराए थे वो सारे के सारे कर लेने हैं आपने, और एक भी छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। अब एक दिन मैंने आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यहाँ पे कराया था। इंडक्टिव मेथड वो है जिसमें हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं। पहले हम एग्जाम्पल से करते हैं, फिर हम ये कोई सिद्धांत उसके थ्रू हम कंडक्ट करते हैं। लेकिन डिडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, पहले ही बच्चों को रूल बता दिया जाता है और फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसको वेरीफाई किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा डिडक्टिव। ठीक है, तो ये निगमन विधि है किसी भी चीज़ को समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज। आप चेक कर सकते हो, ये TGT 2023 के क्वेश्चन है जो कि MRS में पिछली बार पूछे गए थे। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स। इंटीग्रेटेड और यू कैन से समन्वित पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक बेसिकली वो टेक्स्ट बुक होती है जिसके अंदर सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होता, उसमें सब कुछ जो है मिक्स तौर पर होता है। तो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक की कौन सी विशेषता नहीं है। सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू द इनएक्सपीरियंस टीचर्स। देखो, जो भी ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको सपोर्ट तो बिल्कुल ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होती है, इसमें रेडीमेड मटेरियल भी होते हैं। दे मे नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। ये आपका एक एडवांटेज नहीं है। तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी आप सभी के सभी आप चेक कर पा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आप एक भी प्रकार की कोई भी जो गलतियाँ वो नहीं निकाल सकते हो। सो दीज मे नोट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। ये आपका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, ये आपको इजीली तरीके से समझ में भी आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट करिए सेंटेंस को। अगेन 2023 का ही है। इन क्योंकि पहले ना जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कम नंबर का पूछा जाता था। आई थिंक 10 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे, अब आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के पैटर्न आपका चेंज हुआ है। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न नथिंग हैज़ बीन। अगर पढ़ाई के दौरान, शिक्षण के दौरान कुछ भी किसी बच्चे ने नहीं सीखा, दैट मीन्स कुछ भी नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, ऑब्जर्व नहीं किया गया है, पढ़ाया नहीं गया है, स्टडी नहीं किया गया है, या फिर एग्जामिन नहीं किया गया है। तो मैंने तो यहाँ पर सारे में क्रॉस लगा दिया, बट आपको एक यहाँ पर चूज़ करना है। तो ध्यान में देना, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी लर्न नहीं किया, दैट मीन्स टीचर के द्वारा कुछ भी पढ़ाया ही नहीं गया। बिकॉज अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से टीचिंग करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे की लर्निंग ना हो। ठीक है, तो अगर कुछ भी लर्न नहीं किया गया दैट मीन्स पढ़ाया नहीं गया है, तो नथिंग हैज़ बीन टोट इसका करेक्ट आंसर आ जाए आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्रिएटिव स्टूडेंट इन वन हु हैज। एक बच्चा है जो क्रिएटिव है। क्रिएटिव मीन्स सृजनात्मक विद्यार्थी है, मीन्स वो मल्टीपल आइडियाज़ उसके माइंड में आते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से वो बच्चा बना सकता है, काफ़ी सारे सोल्यूशंस, मल्टीपल सोल्यूशंस वो क्रिएट कर सकता है, ऐसा बच्चा है ये। तो ये कौन सा बच्चा है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, भाई उसमें समस्या समाधान की योग्यता है। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़, भाई जो विचार है नए नए, ओरिजिनलिटी मतलब नए नए विचार। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है। तो क्रिएट आपको पॉजिटिव लाइन पूछी गई है, नोट नहीं पूछा गया है। ठीक है, अबोव एवरेज IQ नहीं आएगा, मेमोराइजेशन भी नहीं आएगा, और सॉल्व प्रॉब्लम तो सब कर ही लेते हैं। लेकिन जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो आप ओरिजिनलिटी एक टर्म आता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी एक टर्म आता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो फोर्थ का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ ICT टूल्स इज नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। जब भी हम विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये कुछ टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT टूल्स होते हैं जो हमारी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
जैसे आप लगा के चल सकते हो, आप कोई 3D पिक्चर दिखा करके बच्चे को समझा रहे हो, आप डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो आप इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, इन डिजिटल्स मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि बच्चे को बेहतर तरीके से लर्निंग करा सके। टेक्स्ट बुक के बाहर आकर के भी आप मल्टीपल जो एड्स आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये क्या है, बेसिकली आपके ICT टूल्स है, ठीक है। आप कह सकते हो जितने भी डिजिटल टूल्स है, जैसे कंप्यूटर हो गया, आपके डिजिटल बोर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप PPT के माध्यम से करवा रहे हो, प्रेजेंटेशन आप करवा रहे हो, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो विच काइंड ऑफ ICT टूल इज़ नॉट यूजफुल, कौन सा यूजफुल नहीं है वो आपको बताना है। तो ICT क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ये कौन सा यूजफुल नहीं है, कम्युनिकेटिव यूजफुल नहीं है, मतलब जिसमें कम्युनिकेशन हो रही हो। इन्फॉर्मेटिव, जो आपको सूचना प्रदान कर रहा है। सिचुएटिंग, मतलब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप टूल्स यहाँ पर ला रहे हो। और कंस्ट्रक्टिव तो बहुत एक अच्छी टर्म होती है। तो कौन सा टूल यूज़फुल नहीं है। ध्यान देना, जब भी हम ICT टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम बच्चे की कहीं ना कहीं जो भागीदारी है उसको हम सुनिश्चित कर रहे होते हैं। बच्चा जो है एक्टिव लर्नर होकर के चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझे, वो आइडिया को ग्रैस्प करे, धारण करे। तो उसके लिए कम्युनिकेटिव तो होना ही होना चाहिए है भाई, बातचीत वाली चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ें फिट बैठनी चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव का तो मतलब भी होता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा होता है, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होता है, ठीक है, नई नई चीज़ों को सीख रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें सही है, बल्कि हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, इन्फॉर्मेटिव। ये नहीं होना चाहिए, ये कम यूज़फुल रहेगा जब हम बच्चे को टूल्स का इस्तेमाल करा रहे हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या है कि वो सिर्फ आपको क्या दे रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बुक्स आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाती है जितना बेहतर तरीके से कम्युनिकेटिव, सिचुएटिंग और कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर टूल्स हम लगाते हैं, ठीक है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब मैंने आपको इवैल्यूएशन का चैप्टर कराया था तो मैंने आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग दोनों कराए थे। तो जो ऑफ लर्निंग होता है वो होता है समेटिव असेसमेंट, जो फॉर लर्निंग होता है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। रचनात्मक और योगात्मक आकलन के बारे में आपसे यहाँ पर चीज़ें पूछी गई है। तो जब फॉर लर्निंग है, एफ से स्टार्ट हो, दैट मीन्स फॉर्मेटिव। और फॉर्मेटिव का मतलब क्या है भाई, आप ये ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग यहाँ पर कर रहे होते हो, आपको फीडबैक मिलता है, आप इसमें रिमीडियल जो है टेस्ट के थ्रू आप रिमीडियल टीचिंग आप इसमें करते हो, बच्चों की प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, उनको निदान किया जाता है, फिर उपचारात्मक शिक्षण प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप कह सकते हो लर्निंग गैप्स को फिल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा। क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फीडबैक तो प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस भी हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसमें बच्चा, स्टूडेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अपॉन देयर वर्क एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन टू इम्प्रूव, बिल्कुल करता है भाई। अगर बच्चा कोई कमी रह रही है तो हम बहुत सारे टेस्ट के थ्रू उन कमियों का पता लगाते हैं, फिर हम उनको रिमीडियल टीचिंग कराते हैं, तो बच्चे की जो लर्निंग है उसमें वो रिफ्लेक्ट भी करता है। ये क्या नहीं है, ये जजमेंटल नहीं होता। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जजमेंटल, क्योंकि जजमेंटल आपको पता है क्या भाई, हम एक जजमेंट पास कर देते हैं बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है। वो हम जजमेंट कब पास करते हैं, जब हम समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो कौन सा नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट, आपको एक ऐसे स्टेटमेंट को छाटना है जो कि सही नहीं है, ठीक है। एवरी सप्लाई आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ आइटम, प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स आइटम एक ऐसे टाइप है, बिल्कुल होते हैं भाई, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसमें आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। तो आपको जो रिस्पॉन्स देना है, आपको जो लिखना है, आप उसको बढ़ा चढ़ा करके विस्तृत रूप में लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऑप्शंस होते हैं, या तो आपको 1 छाटना है, 2, 3, 4, या तो इसको छाटना है। तो इसमें आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटी कैसे दिखा सकते हो, ठीक है भाई। इसमें अगर आपको, क्योंकि क्रिएटिविटी आप तब दिखा सकते हो जब आप नई नई चीज़ें आपके माइंड में आ रही हो, आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके आप चीज़ों को लिखना चाहते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हाँ या ना के होते हैं, ट्रू फॉल्स के हो जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी भी एक को छाटना होगा, तो इसमें बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी निकल के नहीं आती है, ठीक है। और मैचिंग टाइप एक मल्टीपल चॉइस होता है, और ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो नहीं है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं निखर के आ सकती, ठीक है। उसमें वो लिमिटेड रहता है, अभी आपको ये सेलेक्ट करना है और बात खत्म, आगे बढ़ जाना है। तो सातवें का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
8 क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। जब बच्चों में स्वयं अनुशासन उत्पन्न करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। अब प्लेवे मेथड की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके जो जनक होते हैं वो होते हैं कैल्डवेल कुक, ठीक है, कैल्डवेल कुक। और इस मेथड को और ज़्यादा पॉपुलराइज करने का काम किसके द्वारा किया गया था, फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा, ठीक है, जो जिन्होंने किंडरगार्टन के बारे में बात करी थी, फ्रेडरिक फ्रोबल, इन्होंने इसको और भी ज़्यादा क्या किया है, पॉपुलराइज किया है। तो अगर कुक ना हो तो आप इन पे भी जा सकते हो अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया, बट कुक ने दिया था, ठीक है। तो प्ले वे मेथड क्या भाई, आप खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हो, एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाते हो। तो बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन कब आएगी, जब प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कंप्लीट फ्रीडम, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी। तो ध्यान देना, सेल्फ डिसिप्लिन भाई आप खुद से अनुशासित कब होगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो चीज़ों की, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि भाई आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आप डिसिप्लिन भी हो जाओगे, आप सारा कंसेप्ट भी पढ़ोगे, उनके एमसीक्यूज भी बनाओगे, टाइमली आप सारी चीज़ों को फिनिश करेंगे, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन भी नहीं आएगा। तो 8 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट आपको पता है भाई कब लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं भाई आपके 4 FA होते हैं, ठीक है। ये जो FA होता है ना, ये आपके यही होते हैं FA, और ऐसे आपके 2 होते हैं, एक सितंबर वाला, एक मार्च वाला, ये आपको पता होगा, ठीक है। यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई ऐसे के लिए बच्चा यहाँ पर कितना प्रिपेयर है। जब हम इनका इस बच्चे का सितंबर में एग्जाम लेंगे, जब हम इस बच्चे का मार्च में एग्जाम लेंगे तो उसके वो कितना प्रिपेयर है, तो इसमें छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं आपके, ठीक है। इनके नंबर मायने रखते हैं, आगे जुड़ते हैं इनके नंबर, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली। तो कौन सा नहीं है उसके लिए, रिजल्ट को पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है, बिल्कुल शेयर किया जाता है। लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज होती है, बिल्कुल होती है। और ये टीचर के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, क्योंकि ये सब टीचर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो यूनिट टेस्ट है उनको टीचर प्रिपेयर करता है, बाहर से कोई एजेंसी नहीं आएगी आपके प्रिपेयर करने के लिए, बोर्ड का एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण होते हैं ना भाई, वो बेसिकली आपके जो नेशनल लेवल के टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उन वो होते हैं। जैसे सीटेट का आपका एग्जाम है, कोई एजेंसी इसको कंडक्ट कराएगी, CBSE इसको कंडक्ट कराएगी, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड पहले से सेट कर दिया जाता है, भाई आपको 90 नंबर लाना है, आपको 60% नंबर लाना है। तो इसका यूनिट टेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 9th का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ को, ये आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट नहीं है। 9th का आंसर डी जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली ए फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। मैंने आपको सारे फैक्टर्स कराए थे, कौन कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कल आपको कल ही, हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कंप्लीट जो है रिवीजन करा दूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। मीन्स मैं आपको सारे के सारे टॉपिक एक वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ, ताकि आपका जल्दी से एक रिवीजन टाइप भी यहाँ पर हो जाए। तो कौन सा नहीं है लीस्ट लाइकली फैक्टर्स, ध्यान देना, को करिकुलर एक्टिविटीज, इमिटेशन, मैचुरेशन, रेडीनेस। अब आपको ये सारे सही लग रहे होंगे, ठीक है। तो लीस्ट लाइकली पूछा है भाई, सबसे कम कौन सा है, ठीक है तो सारे ही, बट लीस्ट पूछा है। तो इमिटेशन भी है, मैचुरेशन भी है, रेडीनेस भी है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं अदर चीज़ों का पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आजकल जो है वो जज किया जाता है। तो इमिटेशन क्या मतलब है भाई, इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, ठीक है। अब लर्निंग के लिए जो टीचर कराएगा उसको आप अनुकरण तो करते ही करते हो, नहीं करोगे तो नहीं लर्न होगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। टीचर ने कोई फॉर्मूले के थ्रू आपको कोई क्वेश्चन करवाया है तो आपको अनुकरण तो करना होगा ना भाई उस चीज़ का। मैचुरेशन, आपको परिपक्व भी होना ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर आप मैच्योर नहीं है तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। रेडीनेस, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो भी आपकी लर्निंग नहीं हो सकती है। तो ये तो सॉलिड है, ठीक है, ये तो अच्छे वाले, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं क्या है भाई, लीस्ट फैक्टर है, ठीक है। ये तो आंसर आपको मैंने बता दिया, 10th का 1 जाएगा। 11 क्वेश्चन देखेंगे, इफेक्टिव टीचिंग बाई एंड लार्ज इज ए फंक्शन ऑफ। प्रभावी शिक्षण जो है वो किसका प्रकार ये है, प्रभावी शिक्षण हो रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। यस, ये तो सही बात है भाई, टीचर का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचिंग की तरफ, लेकिन हमेशा सारे के सारे ऑप्शन को रीड करना है। टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, भाई टीचर की भी एक योग्यता होती है, एक एबिलिटी होती है कि बच्चे को वो पढ़ा पाए, बच्चे को वो लर्न करा पाए। टीचर की ऑनेस्टी, स्कॉलरशिप का कोई मैटर नहीं है। अब आपको 1 और 2 में से निकालना है। ध्यान देना, इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना ज़रूरी है, बट वो इफेक्टिव टीचिंग तभी बनेगी जब उस बच्चे को वो लर्न करा पाएगा, ठीक है। जब उसके अंदर एक ऐसी योग्यता हो, एक
ऐसी एबिलिटी हो कि साम दाम दंड भेद कैसे भी किसी भी मेथड का इस्तेमाल करते हुए कैसे भी उस बच्चे को क्या करा पाए, लर्न करा पाए, मीन्स उसको अंडरस्टैंड करा पाए, उसको समझा पाए। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर ऐसे की बात करी गई है। फॉर लर्निंग होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है, और ये ऐसे होता है, ये बेसिकली आपका एंड में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को। तो ये आपका इवैल्यूएटिव होता है, जजमेंटल टाइप होता है। ठीक है ना। चलिए, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनुअल एग्जामिनेशन, असेसमेंट फॉर वर्क। भाई आपको पता है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन तो कब लिया जाता है, भाई एंडिंग में होता है आपका ये सारी चीज़ें, तो ये इसका हिस्सा है। एनुअल एग्जाम भी, होमवर्क भी। लेकिन जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है ना, आपको मैंने बताया था एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, भाई किसी भी बच्चे का एक स्पेशल इवेंट को रिकॉर्ड करना। ठीक है, कोई भी एक ऐसा रिकॉर्ड बच्चे का रखना, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। भाई कोई भी स्पेशल चीज़, उस बच्चे ने कोई स्टेट लेवल में कुछ जीता है, किसी का सर फोड़ दिया है, उस बच्चे ने कुछ ऐसा किया है जिसको रिकॉर्ड कर लिया स्कूल ने, भाई आगे हमें ये चीज़ें काम आएगी। तो अगर किसी भी ऐसी चीज़ को बच्चा फिर से रिपीट करता, दोहराता है, तो उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड देखा जाता है कि भाई इसने पहले भी कुछ ऐसा किया है क्या। तो ये क्या है, एक तरीके से फीडबैक है। भाई टीचर जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड देख करके फीडबैक लेता है कि अच्छा ऐसी सारी चीज़ें बच्चे की चल रही है, तभी वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो ये फॉर्मेटिव का हिस्सा होगा, ना कि समेटिव का हिस्सा होगा। तो 12 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करेंगे 13 क्वेश्चन। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज द टीचर शुड। अगर बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए प्रिंसिपल और पेरेंट, और उनको जो है एक सेकेंड रुकेंगे, फाइल कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स एंड सीक देयर इन इंडल्जेंस। भाई उनकी कंप्लेंट आपको करनी चाहिए अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो, या फिर फाइंड आउट कॉजेज फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपको कारण ढूंढने चाहिए भी ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर करके, या फिर इफ स्टूडेंट्स आर नोटिंग। अच्छा, ये पूछा गया टीचर को क्या करना चाहिए, तो भाई कंप्लेंट तो आप फाइल नहीं करोगे, ये अच्छी चीज़ है। आस्क देम टू वाई दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, भाई आप इनसे भी नहीं पूछ सकते हो। और टेल देम टू टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज गुड, ओके, इसके लिए भी नहीं आप कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा कारण ढूंढें कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली मेजर्स को यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, आप ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। तो 13 का आंसर जाएगा, सिंपल सी बात है, बी। 14 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिट टेस्ट की बात हो रही है। अगेन मैंने कहा था भाई आपके वो किसका हिस्सा हो जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा हो जाते हैं। तो टोटली कंट्रोल्ड बाय टीचर, हाँ भाई टीचर के द्वारा तो ये कंट्रोल होते ही हैं। रिमीडियल पर्पस के लिए भी होते हैं। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट मैंने जस्ट अभी आपको बताया था भाई, ये आपका इसका हिस्सा नहीं होता है। यूनिट टेस्ट के अंदर आप ये चीज़ें नहीं करते हो। ये आपका कहीं ना कहीं जो नेशनल लेवल पर जो एग्जाम होते हैं, जैसे आपका सीटेट हो गया, इस तरीके से एग्जाम होता है, तो इसकी यूनिट टेस्ट का हिस्सा कहाँ से हो गया। और लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज भी है। सो 14 का आंसर जाएगा आपका सी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, आंसर आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से रीड करिए। नोट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, इनफ स्कोप फॉर डिस्कशन। भाई टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात करी गई है, टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है ये। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में सब कुछ कंट्रोल में होता है, टीचर के हाथ में, बच्चे फ्री नहीं होते हैं। तो स्कोप होएगा ही नहीं डिस्कशन का, डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन है, और डिबेट भी अवेलेबल नहीं होगी। तो आंसर जाएगा 15 का ए, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी जा रही है, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, ध्यान देना इसको, फटाफट से आपने चाइल्ड सेंटर नहीं पढ़ना है कि भाई अच्छा ये तो अच्छा ऑप्शन है तो उसको रीड कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, नोट पूछा गया है तो वैसे भी आपका यही जाएगा, आंसर जाएगा 15 का ए। ठीक है, कोर्स प्रिस्क्राइब कैन बी कंप्लीट इन टाइम, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि टीचर के हाथ में ये सारी चीज़ें, तो टीचर हाथ बिल्कुल उसको करवाएगा। लार्ज साइज क्लास को हैंडल कर लिया जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को डायरेक्टली एक्सप्लेन किया जाता है टीचर के द्वारा। सब कुछ टीचर ही करेगा इसमें, बच्चा सिर्फ सुनता ही है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 16 देखेंगे, Mohan can now think in terms of proposition and deals with proposition instead of objects. He deals with sum total of possibility rather than empirical solutions. He takes final step forward, वर्सेटिलिटी इन थॉट। ओके, मोहन किस स्टेज में है, पियाजे। पियाजे के भी 4 स्टेज हैं आपके। ठीक है, 4 स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी ने सीटेट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज है, फिर आपका कौन सा है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट एंड फॉर्मल है। अब आप ध्यान दो कि भाई ये जो मोहन है, इसके सामने जैसे हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कब डील करते हैं, जब हम कंक्रीट में होते हैं। ठीक है, आपकी मूर्त संक्रियात्मक है, जिसमें बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करता है। और फॉर्मल वो है कि अब भाई उसके ऊपर बच्चा जा चुका है,
ठीक है, अब उसकी थिंकिंग बहुत अच्छे डेवलप हो चुकी है, वो प्रॉपर जो है चीज़ों को डील कर सकता है, प्रॉपर जो है रीजनिंग यहाँ पर चेक कर सकता है, और इसी की बात यहाँ पर की गई है। तो आंसर जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप सभी को पता भी होगा इसका। चलिए 17 क्वेश्चन देखेंगे। आईसीटी का क्वेश्चन है। अब ये जो पहले 1 से 10 क्वेश्चन थे वो टीजीटी के थे, और फिर आपके 11 से जो 20 क्वेश्चन है वो आपके पीजीटी के हैं। तो इसलिए आपको सेम सेम से लग रहे होंगे भाई, आईसीटी का क्वेश्चन एक और भी आया है। तो हर तरीके से उन्होंने तब सेम सेम चीज़ें पूछी गई थी, मतलब अगर टीजीटी में एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा है तो पीजीटी में भी पूछा है। तो इसके तहत आईसीटी मैंने बता दिया था क्या होता है, ठीक है। इसमें एक अस्योर मॉडल है जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको अस्योर मॉडल दिखा देती हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। चलिए, ये एक अशोर मॉडल है जब भी हम आईसीटी को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं क्लासरूम में। तो अशोर मॉडल के अंतर्गत यहाँ पर ये फुल फॉर्म देख लेना। जो पहला ए है वो है एनालाइज लर्नर, स्टेट ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट मेथड्स मीडिया एंड मटीरियल्स, यूटिलाइज मीडिया मटीरियल्स, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, इवैल्यूएट एंड रिवाइज। तो ध्यान देना, एनालाइज लर्नर का मतलब क्या होता है कि भाई जो शिक्षार्थी है जिनको आप पढ़ा रहे हो उनको एनालाइज करना, मीन्स उनका प्रायर नॉलेज कितना है, उनका पूर्व ज्ञान चेक करना कि आप कोई भी चीज़ बच्चों को करवा रहे हो उसके बारे में बच्चे की जानकारी क्या है। जब आपको ये पता चल जाता है तो आप ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य सेट करते हो, ठीक है। आप एम और ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर सेट करते हो कि ये करवाने के बाद बच्चों को ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए है, कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें, पूर्व ज्ञान ये है तो उसको और ये चीज़ें मुझे समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आप मेथड्स, कौन कौन से मीडिया है जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, आप किस मीडिया को चूज़ करेंगे, आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप किन मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, किन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो आपका इसके अंदर आता है, सेलेक्ट मेथड्स के अंदर आता है। फिर जो मीडिया आपने सेलेक्ट किया उसका आप इस्तेमाल करते हुए पढ़ाएंगे। उसके बाद लर्नर की पार्टिसिपेशन, अगर आपने कंप्यूटर पर उसको कुछ करवाया तो बच्चे से कंप्यूटर पर बैठाएंगे बच्चों को कि तुम करके दिखाओ मुझे ये, ठीक है, कि हम मैंने ये कैसे किया था अब आप करो, तो उनका पार्टिसिपेशन होगा। एंड देन बाद में आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि भाई इवैल्यूएट एंड रिवाइज, दैट मीन्स भाई कितना बच्चों को करना आ गया है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा है, ध्यान देना, ये 6 स्टेप है इसके अंदर अशोर मॉडल के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अशोर मॉडल के अंतर्गत भाई आपको सीक्वेंस में लगानी है चीज़ों को। तो भाई पहला तो था भाई आप एनालाइज कर रहे थे, ठीक है, लर्नर को एनालाइज कर रहे थे, तो कंटेंट को एनालाइज नहीं कर रहे हो बल्कि किसको कर रहे हो, लर्नर को कर रहे हो। तो पहला और डी तो आपका खत्म ही हो गया है। एनालाइज द लर्नर, ठीक है, स्टेट द एम, सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट द मेथड्स एंड मटीरियल्स नहीं होता है भाई, सेलेक्ट द मीडिया होता है, ठीक है, मीडिया होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि एनालाइज करेंगे लर्नर को, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, मीडिया को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको अप्लाई करवाओगे, 2 स्टेप इन्होंने मिस कर दिया, एंड देन आपका इवैल्यूएट। तो 17 का आंसर जाएगा सी। ओके, इसको देख लीजिएगा एक बारी। 18 देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग टू एडोलेसेंट स्टेज, भाई किशोर अवस्था में कौन सी जो विशेषता वो नहीं पाई जाती है। तो इंटेंस इमोशंस का तो है भाई, ये बिल्कुल है, और हाईली क्रिटिकल और सोशल एविल्स और इनजस्टिस बिल्कुल होती है सारी चीज़ें। इसके अलावा ग्रुप लॉयल्टी भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना वो सेम सेक्स के साथ नहीं मतलब ग्रुपिंग करते हैं, बल्कि अपोजिट सेक्स के साथ जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है। ये जो सेम सेक्स वाली बातें हैं ये लेटर चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम एडोलेसेंस की बात करेंगे तो उसमें हम सेम सेक्स की बात नहीं करेंगे, ऑपोजिट की बात करेंगे, ठीक है। तो 18 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 देखेंगे, व्हाट शुड नॉट बी अ रोल ऑफ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट। भाई टीचर का क्या रोल नहीं है जब बच्चे अपना जो ज्ञान है उसको कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो क्या नहीं है इसमें, ध्यान में देना। फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक अप्रोचेस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये तो अच्छी चीज़ है भाई, ठीक है। आप अप्रोचेस मतलब वास्तविक जो रियलिस्टिक अप्रोचेस आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो ताकि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएँ, बिल्कुल ये तो अच्छी चीज़ है। डिस्करेज नहीं करेंगे, नोट पूछा है, ठीक है। डिस्करेज एक नेगेटिव टर्म है। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट को डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आंसर तो आपका यही जाएगा। बाकी आप इनको भी देख लो, बीइंग सेंसिटिव टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी, बिल्कुल ये सही बात है, और कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव ये भी अच्छी बात है। तो 19 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 देखेंगे, व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड। भाई खोज विधि की बात करी जा रही है, डिस्कवरी मेथड की बात करी जा रही है, मतलब बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर रहे हैं, वो खोज कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें बच्चा टोटली क्या रहेगा भाई, इंगेज रहेगा, उसका पार्टिसिपेशन रहेगा, पूरी तरीके से अपनी लर्निंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। टीचर का रोल सिर्फ हेल्प करने का रहेगा, एक फैसिलिटेटर का रोल रहेगा, बस एक रिसोर्स के तौर पर जो बच्चे इस्तेमाल करेंगे, बाकी की पूरी चीज़ें डिस्कवरी मेथड के थ्रू बच्चा खुद कर रहा है। ओके,
चलिए, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, तो इसमें कौन सा नहीं है एडवांटेज? इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ। हाँ भाई, एक तरीके से ट्रेनिंग ही है, देखिए बच्चे आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार हो जाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस बिल्कुल इसमें बच्चे का डेवलप हो रहा होता है। लोअर क्लासेस के लिए हो थोड़े ना होता है ये मेथड, भाई छोटे बच्चे डिस्कवरी मेथड थोड़े ना कर पाएंगे, उनको तो करवाना पड़ता है, तो ये लोअर क्लासेस के लिए नहीं है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी डी ऑप्शन तो अच्छा है। 21, Which of the following statements regarding lesson plan developed by a teacher is are correct? ओके, एक होता है हमारा लेसन प्लान और एक होता है हमारा यूनिट प्लान। मैं दोनों को यहाँ पर बता भी दूंगी आपसे, ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी। तो पहले जब लेसन प्लान की बात आई है तो एक बारी लेसन प्लान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। लेसन प्लान किसने दिया था? तो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर पूरा नाम जानना हो तो जोहन करके है आई थिंक, और फ्रेडरिक और फिर है हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट। ओके, चलिए, जब हमने लेवल्स करे थे ना वो, तो उसमें सारी चीज़ें ये आई थी आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिव, उसमें थे ये सारे नाम, तो आपको पता होना चाहिए। तो इनके द्वारा जो है स्टेप्स दिए गए थे लेसन प्लान के अंदर, ठीक है। तो लेसन प्लान में भाई, लेसन प्लान का मतलब क्या होता है? कोई पाठ आपको पढ़ाना है तो उसकी प्रिपरेशन करनी, भाई किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, कैसे आप रखेंगे सारी चीज़ों को, वो सब होता है लेसन प्लान। अब इसमें कुछ स्टेप्स है जो कि आप यहाँ पर ध्यान में दे सकते हो। क्या क्या स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1 है प्रिपरेशन, मतलब तैयारी करना, यानी कि बच्चों को आप ये देखोगे कि उसकी क्या नॉलेज है और जो लिंक करेंगे ओल्ड एंड न्यू नॉलेज को, ठीक है। भाई बच्चों को कितना आता है सारी चीज़ों के बारे में, वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, प्रिपरेशन स्टेज के अंतर्गत। प्रेजेंटेशन है, अब यहाँ पर आप प्रेजेंट करेंगे सिस्टमैटिकली, सब बिल्कुल ही तरीके से। आपने देख लिया बच्चों के पास क्या ज्ञान है क्या ज्ञान नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो सब टीचर का है यहाँ पर। उसके बाद आप करते हो कंपैरिजन, आप तुलना करते हो, भाई आप पहले क्या बच्चे को आता था, ठीक है, प्लस में न्यू ज्ञान, न्यू नॉलेज क्या बच्चों के सामने आई है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें होता है। उसके बाद बच्चे उस चीज़ को जनरलाइज करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को धारण करते हैं, भाई हाँ मुझे ये चीज़ें आ गई है, एंड देन उस ज्ञान को हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, मीन्स प्रैक्टिस करवाते हैं, उसको अप्लाई करवाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है जो कि हर्बर्ट की लेसन प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेसन प्लान डेवलप्ड बाय ए टीचर इज आर करेक्ट? करेक्ट कौन सा होता है? इट रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट एंड हेड ऑफ द स्टूडेंट। भाई लेसन प्लान जब बन रहे हैं तो बिल्कुल उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज़ें होती हैं। इट कोरिलेट्स विद द टीचर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल अगर टीचर बना रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि टीचर उस बारे में क्या सोच रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो पूरी की पूरी तरीके से उनसे रिलेट भी करेगा। तो जो 21 है उसका आंसर जाएगा आपका दोनों, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके बोथ दिखाई दे रहे हैं वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी हर्बर्ट के द्वारा कौन से 5 स्टेप्स हैं इनको भी प्लीज़ एक बारी देख करके चले जाना। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ओके जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिट प्लान? ओके, अब मैंने कहा था कि लेसन प्लान यूनिट प्लान है। यूनिट प्लान का मतलब क्या होता है? एक तरीके से डिटेल दे देना, ठीक है, आप कह सकते हो डिटेल प्लान है, ठीक है, डिटेल प्लान है, भाई विस्तृत योजना है। किसके बारे में? आपको पता है किसी भी यूनिट में बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, किसी भी यूनिट के अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं। जैसे आपसे कोई भी, जैसे पिछली बार KVS का एक था अगर आपको याद हो, तो उसमें ना पेडागोजी के अंदर 5 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी? 5 यूनिट थी। अब इन 5 यूनिट में मतलब ये थोड़ी कि आपको 5 टॉपिक करने हैं, नहीं, 5 यूनिट में भी बहुत सारे टॉपिक थे। तो किसी भी एक यूनिट में 10 टॉपिक थे, 12 टॉपिक थे, दूसरे फिर में 5 थे, 6 थे, जितने भी थे। तो यूनिट प्लान का क्या है भाई? इसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स होती हैं, तो उनका अरेंजमेंट करना कि आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका यूनिट प्लान होता है। ध्यान है, ठीक है। ये जो आपके किसके द्वारा दिया गया था भाई? मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। चलो पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। चलिए, यूनिट प्लान जो है वो किसके द्वारा दिया गया था भाई? मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। ये क्या है? एक आउटलाइन प्रोग्राम है, ठीक है, जितने भी सब यूनिट्स है उनके जाए एक डिटेल प्लान है, विस्तृत योजना है कि जो भी टॉपिक्स हम उनको किस तरीके से पढ़ेंगे। इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या हो भाई? 5 स्टेप्स होते हैं, अगर आप चेक कर पा रहे हो। EAPOR, ई होता है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंटेशन, थर्ड है असिमिलेशन, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज रिसाइटेशन। और ये सारे के सारे जब मैंने आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग कराए थे तो उसमें मॉरिसन और हर्बर्ट सब आए थे, तो उसमें मैंने ये सब आपको करवाए थे, ठीक है। तो आप इनको प्लीज़ एक बार देख करके चले जाना, ये सब आपको आता है। एक्सप्लोर, प्रेजेंटेशन, असिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन, तो ये ध्यान में दे लेना। यूनिट प्लान मॉरिसन के द्वारा दिया गया था और जो लेसन प्लान है वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। ओके जी,
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिट प्लान इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज करेक्ट। ओके, इट इज़ एन आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्शन आफ्टर डिटरमाइनिंग द सब यूनिट्स। बिल्कुल, सब यूनिट्स को आप बताते हो, उसके बाद एक आउटलाइन प्रोग्राम है कि आप करवाएंगे कैसे, आपका जो एक्शन है किस तरीके से रहेगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। एक डिटेल प्लान भी है, कंसिस्ट ऑफ इंटेंडिंग लर्निंग आउटकम्स, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी एंड एक्टिविटीज़। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है भाई, डिटेल से आप सारी चीज़ें बताते हो, इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें जो वो करने वाले हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। डैश इज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग एन ऑब्जर्वेशन और थ्योरी इनटू सिंपलर कंसेप्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। जब भी हम ब्रेक डाउन की बात करते हैं तो मैंने कहा था उसको एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। आप चीज़ों को पहले सिंपलर फॉर्म में क्या करते हो भाई, सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ लेते हो, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हो, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि पार्ट्स को एक कंप्लीट फॉर्म में लेकर के आना, जो आपने तोड़ा था उसको फिर से एक बना देना, वो आपका सिंथेसिस होता है। तो आंसर जाएगा इसमें एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड इन विच द हेल्प नीड्स टू बी गिवन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन टाइम टू व्हेन इट इज नीडेड। अब देखो हेल्प दी जा रही है, ठीक है, एक तरीके से हेल्प दी जा रही है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो वाइगोत्स्की से रिलेट करता है, ठीक है। अब वाइगोत्स्की में पता है भाई हेल्प को क्या ही बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केफोल्डिंग बोला जाता है। और स्केफोल्डिंग कब दी जाती है, जब बच्चों को एक्चुअल में ज़रूरत होती है, ठीक है। ये उसका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ये उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, इसके बीच का जो गैप होता है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। और इसको फुलफिल करने के लिए एक हेल्प दी जाती है, जब भी ज़रूरत हो तभी दी जाती है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने के बाद जब खत्म हो जाए तो फिर वो हेल्प हटा ली जाती है, फिर बच्चा खुद करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्केफोल्डिंग बोला जाता है। पता होगा आप सभी को ये चीज़, तो 24 का सी आ जाएगा। 25 देखेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज टॉट इन द क्लास फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी के अंतर्गत हमने 3 यहाँ पर डोमेन्स करे थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और आपको रटे हुए होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। इसमें पूछा गया है ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, मतलब ये आपका कॉग्निटिव से रिलेटेड है, क्योंकि ऑप्शन भी आपको चीख चीख के बोल रहे हैं भाई कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आते हैं, और मैंने कहा था कि आपको एक एक पॉइंट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। नॉलेज पहले आता है, कौन सा पहले आता है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज टॉट, क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया है, ठीक है, उसकी व्याख्या, उसको इंटरप्रिटेट करना। दैट मीन्स उसकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर बात करी गई है, उसकी समझ की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। आप कितना बढ़िया तरीके से समझ रहे हो, तो आंसर इसमें ना तो इवैल्यूएशन जाएगा, ना नॉलेज आएगा, ना एप्लीकेशन आएगा, बल्कि क्या जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन। मीन्स समझ की बात यहाँ पर करी गई है, कॉम्प्रीहेंशन की बात की गई है। और जब भी हम ब्लूम टेक्सोनोमी को यहाँ पर कर ही रहे हैं तो आपको प्लीज़ पता होना चाहिए कि हम इस सीक्वेंस में यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ये आपका LOTS है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, एंड ये आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। और हम यहाँ पर कंप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है कि कोई अगर टीचर आपको कुछ करवा रहा है तो आप उसको कितना समझ रहे हो, क्योंकि जब आप समझ रहे हो तभी आप उसको अप्लाई करोगे, उसका एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन सब बाद में होगा, पहले कॉम्प्रीहेंशन की यहाँ पर बात होती है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। 26 कंस्ट्रक्टिव टीचर इन क्लासरूम अलाउ। एक कंस्ट्रक्टिव टीचर है, ठीक है। अगर एक टीचर कंस्ट्रक्टिव है दैट मीन्स वो किस पर फोकस करता है भाई वो चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, ठीक है। दैट मीन्स बच्चा क्या हो, एक्टिवली इंगेज हो, इंक्वायरी मेथड को यहाँ पर वो बढ़ावा देगा, ठीक है। साथ में चाहेगा कि बच्चा एक्सप्लोर करके सीखे, बच्चा अन्वेषण करके यहाँ पर सीखे। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बच्चा जो टीचर है वो ध्यान देगा, समस्या समाधान बच्चा यहाँ पर खुद कर पाए, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की यहाँ पर बात करेगा, ठीक है, समूह में सारी चीज़ें करेगा भाई, सहयोगात्मक अधिगम की यहाँ पर बात करेगा। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव टीचर की बात हो रही है तो स्टूडेंट सेंटर्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और डाइवर्जेंट पे हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इसका आंसर कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके अंदर आपकी ये सारी खासियत होती है। तो 26 का आंसर जाएगा ए। 27 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू नर्चर पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट ऑफ ए चाइल्ड। क्या आप कर सकते हो इसमें से, ताकि बच्चों का जो स्वयं का जो आत्म अवधारणा है वो बच्चे की बन सके, इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, आप उनको सफल होने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करें, या फिर सेट रीजनेबल रूल्स उनके लिए आप लगा दीजिए और उन पर वो लागू कर दो भाई ये रूल आपको मानने ही पाने पड़ेंगे। शो चिल्ड्रन दैट यू हैव फेथ इन देयर गुडनेस एंड देयर एबिलिटीज़, भाई बच्चों को बताइए कि आपको उनकी अच्छाइयों में और उनकी जो भी योग्यताएं हों उसमें उनको जो है फेथ है कि भाई तुम लोग कर सकते हो। या फिर टेल देम दैट दे आर लेजी एंड नॉटी व्हेन दे बिहेव बैडली, उनको ये बताओ भाई तुम बहुत लेजी और बहुत शरारती हो जब वो बैडली बिहेव करे। तो इसमें पूछा क्या गया है,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू नर्चर एक्सेप्ट पूछा गया, मतलब कौन सा नहीं है, तो आपको पता है भाई डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल अजीब सा है, बाकी सब चीज़ें अच्छी है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। द कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वुड एम्पावर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, तो ये जो है किसको एम्पावर करेगा, जब भी कंस्ट्रक्टिव मेथड की बात हो रही है तो हम हमेशा बच्चे के लिए सारी चीज़ें करते हैं कि बच्चा एक्सप्लोर कर पाए, बच्चा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो हर चीज़ बच्चे के काइंड में हम यहाँ पर चल रहे होते हैं। आंसर जाएगा बी। 29 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है अधिगम का। ठीक है, तो ध्यान देना सबसे बेस्ट मेथड क्या है भाई, विजुअल लर्निंग मीन्स देख करके जब आप लर्निंग कर रहे हो, सुन करके आप लर्निंग कर रहे हो, वो है नेचुरल स्वाभाविक तरीके से हो रही है वो है, या फिर एक्सपीरियंसल लर्निंग है। भाई पता है आपको इसका आंसर क्या जाएगा, तो आंसर जाएगा सी, एक्सपीरियंसल लर्निंग। दैट मीन्स बच्चा खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, खुद से अनुभव कर रहा है उस चीज़ को, टीचर ने बताया कि ऐसे करना है तो बच्चा उसको करके देख रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर होती है जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा सी। 30th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, बिल्कुल भाई, जब हम सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर कर रहे होते हैं, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये जो एज लर्निंग वाला है वो आपका पीयर असेसमेंट है। ठीक है, आप कह सकते हो सेल्फ असेसमेंट है, भाई सहपाठी भी एक दूसरे का आकलन कर रहे हो और हम खुद से भी आकलन करते हैं, और बच्चों को ये सेल्फ असेसमेंट करना सिखाया जाता है ताकि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी ले सकें। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, जब बच्चा खुद को असेस ही कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट भी करेगा कि भाई मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ठीक है, मेटाकोग्निशन मीन्स खुद के अंदर झांकना। मेटाकोग्निशन का क्या, एक कोग्निशन मतलब जो दिमागी तौर पर आप चीज़ें करते हो, मेटा मतलब खुद की उस चीज़ के अंदर भी झांकना। ठीक है, जब आप खुद से पता लगा सकते हो कि मैं इस चीज़ में गलत जा रहा हूँ, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग थ्रू इंट्रैक्शन, जब भी हम सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम खुद से ही खुद के असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें इंट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, तो उसमें इंट्रैक्शन नहीं होएगा। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट भी बना रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इंट्रैक्शन वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वो आपका गलत है, तो ट्रू आपसे जो नहीं ट्रू वो पूछा गया था, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको यहाँ पर आंसर्स मैंने दे दिए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। ठीक है, आप फिर मुझे पीडीएफ करोगे तो ये वाले पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं तो एनएपी वाले फोल्डर के जस्ट नीचे आपको ये जो फोल्डर है एमसीक्यूज़ का वो मैंने डाल दिया है, उसमें मैं जितने भी प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर कराऊंगी वो उसमें डाल दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये सेशन, मैं और 30 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में लेकर के आऊँगी, और तब तक टेक केयर, गुड बाय, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।